हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 62। आज हम वर्कशीट नंबर 62 को डिस्कस करने वाले हैं। टुडे डेट इज़ 5 दिसंबर 2020, क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश। In this worksheet, we will discuss poem On Killing a Tree written by G. Patel. The poem conveys the message that trees are living beings just like any other form of life. The poem compares the process of cutting down trees to committing an act of murder. इस पोएम में जो पोइट है वो कहता है कि जो ट्रीज़ हैं वो लिविंग बींग की तरह हैं। वी शुड नॉट कट द ट्रीज़, और अगर हम किसी ट्री को काटते हैं तो ये एक मर्डर जैसा होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस दिस पैसेज रिलेटेड टू द पोएम। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री। ये जो पोएम ऑन किलिंग अ ट्री है ये एक प्रोसेस दिखाता है कि कैसे एक ट्री को मारा जाता है। द पोइट सेज दैट किलिंग अ ट्री इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो पोइट है वो कहता है कि एक ट्री को मारना बहुत ही डिफ़िकल्ट, कठिन है, एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मतलब कि ज़्यादा टाइम लगता है। Simply stabbing it with a knife is not enough to kill it because it has grown on nourishment from the nutrients found in the earth and on years of sunlight, water and air. सिंपली नाइफ से उसको स्टैब कर देना, एक छोटा सा कट देना, ये काफ़ी नहीं है किसी ट्री को मारने में, क्योंकि जो ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोन अप हो चुका है, बड़ा हो चुका है। उसने काफ़ी सालों से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है जो अर्थ में पाए जाते हैं, वो सनलाइट, एयर, वाटर को कंज्यूम कर रहा है। The leaves and branches of the tree sprouts even from its irregular, scaly and diseased looking bark. जो पेड़ के जो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, वो दोबारा से फिर आ जाती हैं उसकी इरेगुलर, मतलब एक इरेगुलर शेप में, स्केली जो परतदार हैं, और डिजीज्ड लुकिंग बार्क जो उसकी खाल पर दोबारा से आ जाते हैं। So hacking a tree with a knife or an axe or chopping off a bough may cause pain to the tree, but it is not enough to bring a tree down. अगर हम नाइफ से या एक्स से उसे हैकिंग कर देते हैं, चॉपिंग कर देते हैं, छोटा सा कट दे देते हैं, या उसकी टहनी को हम वहाँ से कट कर देते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए उसे पेन होगा, परंतु ये काफ़ी नहीं है कि वो ट्री मर जाएगा। द ब्लीडिंग बार्क, द वुंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप flows out or where a bow has been chopped off will heal the time. जो ब्लीडिंग बार्क है यहाँ पर बोला गया है, अगर हम वहाँ पर पौधे में, पेड़ में कट लगाते हैं, उसकी टहनी को वहाँ से काट देते हैं, तो एक वाइट कलर का लिक्विड बाहर आता है जिसको हम पौधे का रस बोलते हैं। तो वो थोड़े टाइम के बाद जो वो टहनी वहाँ से काटी है उसमें से वो जो ब्लीडिंग बार्क हुआ है, तो वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। हील मतलब ठीक हो जाना। New green twigs will grow again, boughs that were chopped off will be replaced by new bough, and the tree will regain its former size if it is not harmed again. वहाँ पर जहाँ पर से हमने वो टहनी हटाई है, टहनी को काटा है, तो वहाँ पर एक नई टहनी आ जाएगी, और नई जो उसके पत्ते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद अगर हम ट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसे हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो वो पहले वाले साइज़ में आ जाएगा, एक हरा भरा पेड़ बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट, द पोइट देन टेल्स हाउ अ ट्री इज किल्ड। ही सेज टू किल अ ट्री इट हैज़ टू बी टाइड विद अ रोप एंड स्नैप्ड, इट्स रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ दैट एंकर्स इट। इसमें पोइट बताता है कि कैसे एक ट्री को, पेड़ को मारा जाता है। अगर आप, पोइट कहता है कि अगर आप एक ट्री को मारते हो, मारना चाहते हो या काटते हो उसे, तो आपको पहले उसे रस्सी से बांधना होता है, और फिर उसका जो मेन पार्ट है, रूट, जो कि अर्थ में गड़ा हुआ है, ज़मीन में गड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालते हैं। क्यों? जो रूट है, पौधे का जो जड़ है, वो उसे सपोर्ट देता है, वो उसे बांधे रखता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ट्री. Once the center, the life source, the root is exposed, the tree becomes weak. The source is described as white and wet, probably referring to the tree sap, which is a white liquid. वंस द सेंटर, अगर आपने जो लाइफ सोर्स है पौधे का, पेड़ का जड़, उसे बाहर निकाल दिया, उसे ख़त्म कर दिया, तो जो ट्री है, पेड़ है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और उसमें से जो ट्री का जो, पौधे का जो रस होता है, वाइट कलर का होता है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है, उसे वाइट लिक्विड बोलते हैं। देन इफ द ट्री इज एक्सपोज्ड टू द सन एंड एयर, द लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप स्लोली, इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन विद ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट। अगर हम
पौधे की जो पेड़ की जो जड़ है उसे बाहर निकाल देते हैं तो धीरे धीरे वो जो पेड़ है वो सूखना शुरू हो जाता है और उसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है, उसकी जो सारी सॉफ्टनेस है वो चली जाती है। विद टाइम इट विल विथर, विथर का मतलब सूख जाना, कमज़ोर हो जाना, become dry and bend out of shape, leaving a corpse where a tree used to be. In short, the exposure will leave the root vulnerable to all the impacts of weather, which will ultimately weaken the tree and kill it. कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसका जो मेन पार्ट है रूट उसे निकाल देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, तो जो पेड़ है वो सूखना शुरू हो जाता है, उसकी जो शेप है वो चली जाती है और वो एक क्रॉप मतलब एक डेड बॉडी की तरह बन जाता है। और अगर थोड़े शब्दों में बोलें तो रूट जो मेन पार्ट है, जो सेंटर है पेड़ का, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं जाता किसी वेदर का, सन का, एयर का, और जो ट्री है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और थोड़े टाइम में मर जाता है। सो हमने ये देखा। नेक्स्ट, नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें इसको पढ़ना है एंड आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। हैकिंग एंड चॉपिंग, अगर हम हैकिंग और चॉपिंग करते हैं, सिंपली छोटा सा कट देते हैं, तो इससे पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिस का मतलब यहाँ पर हैकिंग एंड चॉपिंग। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। इससे कोई ज़्यादा उसे पेन नहीं होगा और थोड़े टाइम के जो लिए जो ब्लीडिंग बार्क मतलब जो लिक्विड निकला है, पौधे का जो रस है वो निकला है और जो कट लगाया है वो थोड़े टाइम के बाद हील मतलब ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मैनिच्योर बॉ which if unchecked will expand again to former size. And from close to the ground will arise curled ग्रीन ट्विग्स, और जो ज़मीन के जो नज़दीक होती हैं वहाँ पर जो छोटी छोटी कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स आना शुरू हो जाती हैं, मैनिच्योर बॉग्स, विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और अगर हम पौधे या पेड़ के साथ छेड़छाड़ ना करें तो वो पहले वाली शेप में, पहले वाले साइज में आ जाता है। सो इट इज़ द टाइम टू डू द क्वेश्चन आंसर। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, हियर द वर्ड दिस रेफर्स टू। अब इस लाइन में दिस का क्या मीनिंग है, किसकी तरफ रेफर करता है ये? गिविंग पेन, ब्लीडिंग, हैकिंग एंड चॉपिंग एंड बर्निंग। तो यहाँ पर हैकिंग एंड चॉपिंग के लिए दिस का यूज़ हुआ है। सेकेंड, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील इज। तो द ब्लीडिंग बार्क विल हील में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? सिमिली, alliteration, irony, repetition. So here will be alliteration because B. Next is the stanza suggest that, जो stanza है वो क्या suggest करता है? A tree can grow again even after it is cut. जो tree है वो दोबारा से grow कर जाता है अगर उसे काट दिया जाता है। Trees will be everywhere if not cut. अगर trees को ना काटा जाए तो हर जगह trees होंगे। Trees do not feel pain. Tree को pain feel नहीं होता है। Miniature trees कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्री, जो मेन ट्री से छोटे छोटे ट्री ग्रो कर जाते हैं। सो हियर विल बी द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, ब्लीडिंग बार्क मीन्स, ब्लीडिंग बार्क का यहाँ पर क्या मतलब है? ब्लड कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, वाटर कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, ज्यूस कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज, जो ट्विग्स हैं वो कर्ल्ड होती हैं क्यों? दे आर नॉट सपोर्टेड, दे आर न्यू एंड सॉफ्ट, दे आर चॉप्ड एंड दे आर क्लोज टू द ग्राउंड। सो हियर विल बी द आंसर, दे आर क्लोज टू द ग्राउंड। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा एंड यू विल डू प्रॉपरली। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।